Hello students, today I will discuss on a topic unit and measurement। देखिए ध्यान देंगे क्लास 11th में आपका एक चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द फिजिकल वर्ल्ड। और फिजिकल वर्ल्ड से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। दैट चैप्टर यू शुड रीड योरसेल्फ, आप उसे खुद से पढ़ेंगे। चैप्टर 2 विच इज़ द बिगिनिंग चैप्टर विच कम्स अंडर द क्वेश्चन फ्रॉम विच कम्स इन योर एग्जाम। और अब इसका बिगिनिंग का जो टॉपिक है दैट इज़ द फिजिकल क्वांटिटीज़। और इस पर हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़, व्हाट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, देयर एग्जांपल्स, देयर यूनिट्स, और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़। So the quantities which can be measured directly or indirectly that are called physical quantities। अभी आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम मेजर कर पाते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर जो भी एग्जांपल्स देख पा रहे हैं, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, और ये सारे जो भी यूनिट्स देख रहे हैं, दिस ऑल आर द फिजिकल क्वांटिटीज़। इन सारे क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर पाते हैं। सो दीज आर मेजर आइदर डायरेक्टली, ये सारे डायरेक्टली हैं, एंड दीज आर इनडायरेक्टली। सो दीज ऑल एग्जांपल्स कम अंडर physical quantities, or many more examples will come under this derived quantities, and in fundamental quantities there are only 7 quantities. So first of all, the fundamental quantities. So we define fundamental quantities, the physical quantities which can be treated as independent of other physical quantities। इसे हम लोग समझेंगे कि वह फिजिकल क्वांटिटीज़ जो इंडिपेंडेंट है किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से। मतलब इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर हम बात करें केजी, तो यहाँ पर केजी का कोई अगर आप कहेंगे कि केजी को आप ब्रेक करिए तो आप ब्रेक नहीं कर सकते। केजी इटसेल्फ फंडामेंटल यूनिट एंड मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। हमारे पास मास का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, लेंथ का कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे स्पीड के लिए मीटर पर सेकेंड होता है, फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पर जो भी आप देख पा रहे हैं इनका आपको कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा। हाँ, आपको लगेगा इलेक्ट्रिक करंट का मिल जाएगा चार्ज पर यूनिट टाइम, बट दिस यूनिट इज आल्सो कम्स अंडर फंडामेंटल क्वांटिटीज। हम इसी के अकॉर्डिंग चार्ज फाइंड कर लेते हैं, और या तो पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, बट इट हैज़ टेकन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। नेक्स्ट टेम्परेचर, और भी जो भी हम देख पा रहे हैं, दिस ऑल आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो इसके बारे में मैंने क्या बताया, द क्वांटिटीज़ विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, या फिर आप कह सकते हैं विच कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। इनको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट इज़ derived quantities। So what is the derived quantities? The quantities which is derived, the physical quantities which is derived with the help of fundamental quantities। So the number of fundamental quantities are 7। you must learn, आप सारे के नेम्स को लर्न कर लेंगे, एंड इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट्स है उसे भी आप लर्न कर लेंगे। देखिए हम लोग यहाँ साथ साथ इस बात को जान लेंगे, देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और जब हम यूनिट की बात करेंगे तो आपको वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा देर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। जैसा हम यहाँ पढ़ रहे हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज़, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट होगा दैट विल कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। सो अभी थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि हाउ स्पीड एंड वेलोसिटी इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी। आइए हम लोग समझते हैं यह स्पीड, ये वेलोसिटी या फिर फोर्स। चलिए हम लोग फोर्स को लेकर के समझते हैं कि हाउ फोर्स इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी। आइए हम लोग समझते हैं कि यह डेराइव्ड यूनिट कैसे फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करता है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेकर बात करेंगे। स्पीड, स्पीड क्या होता है? दिस इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और अभी हम लोग देखेंगे डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस इज अ लेंथ, जो भी होगा
डिस्टेंस, उसे हम लोग एक लेंथ कहेंगे, एंड टाइम तो टाइम ही है। और हम देख पा रहे हैं कि यार लेंथ कहाँ पर आता है। सो द लेंथ कम्स अंडर कम्स अंडर फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड टाइम आल्सो कम्स अंडर फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये दो यूनिट मिल करके स्पीड बनते हैं। उसी तरह से एक और एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं, साथ साथ आप यूनिट भी समझिए। यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर एंड यूनिट ऑफ time is second. So here speed depends on two units. One is meter, that is the fundamental unit. Another unit, that is second, which is also a fundamental unit. नेक्स्ट अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो हमें मालूम है F इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, एंड वेयर मास इज व्हाट, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड एक्सलरेशन इज सॉरी एक्सलेशन को हमें और भी इसे फंडामेंटली चेंज करना होगा। मास एक्सलेशन को हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, जिसे हम लोग v माइनस यू बाई टी, जैसा हमने पढ़ा है नीचे क्लासेस में, डिवाइडेड बाई टी। अभी देखिए हम लोगों ने क्या क्या देखा, और यहाँ पर हमें और भी ज़्यादा अभी फंडामेंटल में जाना पड़ेगा। चलिए, मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। चेंज इन वेलोसिटी का जो भी डिफरेंस होगा वह एक वेलोसिटी मिलेगा। सपोज हमने इसे डेल्टा भी कहा। टाइम तो फंडामेंटल है ही है। हमें मिला मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी, वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और पहले से एक टाइम है यहाँ पर। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमें मिल गया है, टाइम दोनों भी है मिल करके ये स्क्वायर होंगे, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दिस इज़ वन ऑफ द लेंथ, यह एक लेंथ होता है, और यह भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अंदर में है। तो हम लोगों ने यहाँ पर समझा दिस द फोर्स विच हैविंग unit, that is Newton, it depends upon the unit of mass, that is kg, unit of displacement, that is meter, unit of time, that is second, and another t, यहाँ हम कहें सकेंगे दिस इज सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे डेराइव्ड क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करते हैं, लेकिन हम लोग इसका रिवर्स नहीं पाएंगे कि वी कैन नॉट फाइंड दिस ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ विद द हेल्प ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज़ और एनी अदर क्वांटिटीज़। अगर आप टाइम को चाहते हैं कि बाकी इन सेवन्थ में से किसी 2-3 को आप मल्टीप्लाई डिवाइड कोई और तरीका लगा करके आप उसे फाइंड कर लीजिए, तो ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाएगा। सो दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड दीज एग्जांपल्स आर कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटीज़। नेक्स्ट इज मेजरमेंट। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है, जो हमारे सिलेबस में है ये सब ब्रीफली हम लोग बात कर रहे हैं। मेजरमेंट क्या होता है कि कोई भी चीज़ का मेजरमेंट होता है। जनरली हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ की फ़िलहाल बात कर लेते हैं, जो अभी हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इट में भी फंडामेंटल, इट में भी डेराइव्ड। अब एक उनका मेजरमेंट होने की आवश्यकता है, और मेजरमेंट तब पॉसिबल है जब एक यूनिट हो। मेजरमेंट होने के लिए यूनिट की आवश्यकता है, क्योंकि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का अलग स्ट्रक्चर, अलग उनका फिजिकल होता है, और उनके अकॉर्डिंग उनका यूनिट भी अलग होता है। तो हमें मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, वी कंपेयर गिवन सब्सटेंस और गिवन क्वांटिटीज़ विथ क्वांटिटीज़ विच इज़ फिक्स्ड। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि किसी बॉडी को हम लोग मेजर करते हैं उसी उस एक अदर बॉडी से जिसका वैल्यू फिक्स्ड रहता है। इसे हम लोग एक और तरीके से बात करेंगे। मेजरमेंट को हम कह सकते हैं वी कंपेयर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी विथ सम स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्या होगा, तो जैसे मीटर एक स्टैंडर्ड है, आप 10 मीटर लीजिए, 20 मीटर लीजिए, लेकिन मीटर तो लगा हुआ है, यह एक स्टैंडर्ड है। और अगर हम बात करें टाइम की, तो सेकेंड स्टैंडर्ड है, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 60 सेकेंड, सब पर सेकेंड लगा हुआ है। तो एक यूनिट का होना ज़रूरी है, जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू को बनाया जाता है, और उस स्टैंडर्ड के कंपेयर में हम फिर उसके फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। और इसके लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है, एक फार्मूला आता है, दैट इज इक्वल टू क्यू इक्वल टू एन यू। यहाँ हम देख पा रहे हैं क्यू क्या है, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, एंड एन इज
n इज़ द क्वांटिटी ऑफ द मैटर एंड u इज़ यूनिट। तो इसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना होगा कि अगर यह यूनिट ज़्यादा हो तो यह n का वैल्यू कम होता है। थोड़ा मैं इसे अभी आपको समझा देता हूँ कि मैंने क्या बताया, समझते हैं। सपोज अगर हमारे पास 10 kg का कोई सब्सटेंस है, अगर हम इसे लिखते हैं, जो क्वांटिटी है दैट इज़ 10 kg। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं n का वैल्यू क्या है 10, और u की जगह हमने क्या लिखा है तो kg। हमने क्या बताया कि यह बढ़ेगा तो यह घट जाएगा, यह घटेगा तो यह बढ़ जाएगा, जबकि हमें क्वांटिटी तो हमें सेम रखना है। अब हम क्या करते हैं, kg की जगह पुट कर करेंगे एक दूसरा यूनिट। सपोज हम ग्राम पुट कर देते हैं, तो 10 का 10 होगा ही, और kg को हम लोग क्या लिख पाएंगे 1000 ग्राम। तो हम देख पा रहे हैं यूनिट तो छोटा हो गया, लेकिन यह जो क्वांटिटी है ऑटोमेटिक बड़ा हो गया, यह बन गया 10⁴ ग्राम। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन हुआ कि यूनिट अगर बड़ा है तो उसका करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू वह छोटा होगा, और यूनिट छोटा हो जाता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो जाता है। ठीक है, और ओके, नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब है कि समय के साथ हमारे वर्ल्ड में जो डेवलपमेंट आया है यूनिट्स को लेकर के, उसे एक सिस्टम में रखा गया। सिस्टम का मतलब ये जो यूनिट्स अभी हम लोग ने देखा है, इसे एक सिस्टम में रखा गया कि एक सिस्टम जैसे आया CCS, FPS, MKS, देन आया अभी जो चल रहा है दैट इज़ SI। इसके अंदर में जो भी यूनिट्स होते थे उनके बेस्ड पर जितने सारे डेराइव्ड यूनिट्स होते थे उनको डेराइव किया जाता था। जब फिर ये सिस्टम आ गया तो इसके अकॉर्डिंग अदर यूनिट्स को डेराइव किया गया, और इनके अकॉर्डिंग भी, इनके अकॉर्डिंग भी। फिलहाल थोड़ा डिटेल में जाते हैं क्या है ये। तो CGS दैट इज़ सेंटीमीटर, जो लेंथ होगा उसे हम सेंटीमीटर में लेंगे। G फॉर ग्राम, मास को ग्राम में लिया जाता है, एंड S फॉर सेकेंड। तो ये हमारा फंडामेंटल होगा, इसके अकॉर्डिंग हम दूसरे यूनिट को बनाएंगे। देन सच सिस्टम इज कॉल्ड CGS सिस्टम। नेक्स्ट इज FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड। फुट आप समझते हैं, लेंथ को फुट से मेजर किया जाता है, एंड मास को पाउंड से, टाइम को सेकेंड से। सेम वे हियर दिस थ्री आर द फंडामेंटल सिस्टम, एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट्स इज कॉल्ड FPS यूनिट्स। ओके, MKS सिस्टम, यहाँ पर क्या है, M फॉर मीटर, K फॉर kg, S फॉर सेकेंड। यह भी एक सिस्टम है। और अभी का जो सिस्टम चल रहा है दैट इज कॉल्ड SI यूनिट्स, SI सिस्टम। द फुल फॉर्म इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI यूनिट में कौन कौन से यूनिट आते हैं, सो दिस 7 यूनिट्स कम्स अंडर SI unit that are kg, mass, second, this is ampere, this is Kelvin, and this is candela, CD that is candela, and mole, which is the unit of quantity of matter. So these all are the SI units. Next we'll study supplementary units. सो इन सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होता है कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं और डेराइव्ड यूनिट्स हैं, जिनको हम लोगों ने कैटेगराइज किया अलग अलग सिस्टम में, उनमें हमने पढ़ा SI यूनिट्स। SI यूनिट्स भी दो पार्ट में, SI यूनिट्स का एक और सप्लीमेंट्री पार्ट है जिसे हम लोग अलग कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें एक यूनिट होता है रेडियन और दूसरा होता है स्टर्डियन। ब्रीफली हम लोग इसको समझते हैं रेडियन और स्टर्डियन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप एक सर्कल लीजिए और सेंटर होगा, एक रेडियस होगा, बॉडी सपोज अभी ए पर है और थोड़ी देर के बाद बॉडी ए से बी चला गया, तो आप इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर एक एंगल थीटा सपोज सस्टेंड होता है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, दिस थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। सो अगर यह आर्क L वैल्यू है और ये R है, तो हम लोग इसे लिख पाएंगे दिस इज इक्वल टू L बाई R। और अगर यह पूरा वन सर्कल घूमता है तो कितना एंगल सबटेंड करेगा, यह सबटेंड करेगा 2 पाई मतलब 180 डिग्री। तो हम लोग कहते हैं 2 पाई, और ये जो आर्क होगा पूरा यहाँ 1 राउंड घूम जाएगा तो कितना होगा 2 पाई R, दैट इज द सर्कमफेरेंस। और रेडियस कितना है R,
सो दिस इज, तो यह देखिए 2 पाई हमें यहाँ से ऐसे मिलता है। और ओके, और इस वैल्यू को, इस 2 पाई वैल्यू को हम लोग कहते हैं दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि 1 राउंड घुमा है तो कितना हो गया, 360 डिग्री घुमा है। ओके, और जब हम बात करेंगे स्टर्डियन की, स्टर्डियन क्या होता है, एक सॉलिड एंगल का यहाँ पर मेजरमेंट होता है, इसे आप समझिए। तो आपको समझना होगा, सपोज आप एक आप वाटरमेलन का एग्जांपल लीजिए, तो उस पर क्या होता है कि वह एक स्फेरिकल होता है, उसमें से एक पार्ट को काट करके निकाल दिया जाता है। सपोज इस तरह से निकाल दिया गया, और जिस पोर्शन से सेलेक्ट किया गया वहाँ पर एक एंगल सेट होता है, और दिस एंगल इज कॉल्ड स्टर्डियन, और इसे हम लोग सिग्मा से सिम्बलाइज करते हैं। और यह जो स्टर्डियन होता है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सरफेस एरिया। ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, जिसे मैं कलर कर पा रहा हूँ, दिस एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस। सो एस फॉर सरफेस एरिया एंड रेडियस का स्क्वायर। अब है यह जो सरफेस है, मान लिया जाए इसे हम पूरे सरफेस की अगर मैं बात करूं, तो पूरे सरफेस में कितना एरिया होता है, दैट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यह कैंसिल हो जाएगा, कितना हमारा पास जो बच रहा है एंगल, दैट इज़ 4 पाई, और एक पॉइंट के अबाउट में कितना एंगल बनता है, दैट इज़ 360। तो देखिए हमारे पास दो कंक्लूजन हुआ, हमने यहाँ देखा 2 पाई दैट इज इक्वल टू 360, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 360 इक्वल टू 2 पाई, और यह हो जाता है रेडियन। 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, एंड here we can write 360 डिग्री दैट इज इक्वल टू 4 पाई स्टर्डियन, नॉट रेडियन, इसे हम लोग कहेंगे स्टर्डियन। तो इस वैल्यू को आप याद रखिए, और इसे भी याद रखेंगे। यहाँ से हम लोग और भी लिख सकते हैं 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन, 2 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, और इसे आप याद रखेंगे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 11th क्लास में कुछ टॉपिक जो बेसिकली फंडामेंटली स्टार्टिंग में है उसे हमने स्टडी किया, और भी नेक्स्ट वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। सो आप क्या करेंगे, यू फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब द चैनल विच आई एम प्रिपेयरिंग, आपको कंटिन्यूसली मिलते जाएंगे, एंड यू विल गेट नोटिफिकेशन। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।